बेखबर हैं आजकल, और बेचारा सुदामा दर बदर है आजकल। दीन और ईमान को अब पूछता ही कौन है। दीन और ईमान को अब पूछता ही कौन है। माल जिसके पास है वो मान्यवर है आजकल। क्या बात है। जी, आभार सर। आगे है कि किसके हाथों में है पत्थर, ये यहाँ मासूम कौन है। किसके हाथों में है पत्थर, है यहाँ मासूम कौन। साजिशों से आईना भी बेखबर है आजकल। आपकी सच्चाइयों को कौन समझेगा भला। आपकी सच्चाइयों को कौन समझेगा भला। भेड़िया भेड़ों से ज्यादा मोतबर हैं आजकल। और आगे है कि इस तरह से झूठ को रखिए कि वो सच ही लगे। इस तरह से झूठ को रखिए कि वो सच ही लगे। सबसे पहले काम आता ये हुनर है आजकल। बहुत आभार। यह थी सिरसा हरियाणा के ख्यात गजलकार प्रवीण पारिक अंशु जी की गजल। नमस्कार, मैं पुष्परंजन सुखेल फेडरेशन ऑफ इंडिया अरवल के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन वार्षिक सुखेल 2025 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आदरणीय रेणु गुप्ता जयपुर राजस्थान से सुखेल खेलेंगी और वार अर्जित करेंगी। निर्णायक मंडल सिद्धेश्वर सर और मैडम ऋचा वर्मा द्वारा साहित्यवर को वार प्रदान किए जाएंगे। अब आज का खेल प्रारंभ करने हेतु निर्णायक मंडल का अनुमति चाहता हूं। अनुमति है जी, अनुमति है, आप आरंभ कीजिए। आभार, आभार मैडम, आभार सर। आज की प्रस्तुति के लिए मैं आदरणीय रीता रेणु गुप्ता मैडम का सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। मैडम रेणु गुप्ता। समृद्ध मंच को सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं वरिष्ठ लघु कथाकारा श्रीमती मधु जैन जी की लघु कथा संवेदना का वाचन करने जा रही हूँ। अपने बेटे सोनू की स्कूल बस का इंतजार कर रही हेमा ने देखा सामने वाले घर से दुबे जी 2 रोटी लिए बाहर आए। मैले कुचैले कपड़ों में दौड़ते हुए एक बालक आकर दुबे जी के सामने हाथ फैलाया। नहीं, ये गाय के लिए है। बालक फुटपाथ पर बैठी माँ के पास जाकर बैठ गया। दुबे जी ने गाय को एक रोटी खिलाई। एक रोटी हाथ में देख बालक फिर उनके पास आया झिड़कते हुए, चल हट, ये कुत्ते की रोटी है, सुबह सुबह चले आते हैं मांगने, और रोटी कुत्ते को दे दी। माँ, गाय और कुत्ते को रोटी देने से भगवान ज्यादा खुश होते हैं क्या? हेमा के सोनू को जवाब देने के पहले ही बस आ गई। हेमा ने देखा कि वह बालक कुत्ते को रोटी खाते हुए देख रहा था। उसे समझ नहीं आया वह रोटी देख रहा था या कुत्ता न होने का अफसोस कर रहा था। तो ये थी मेरी पहली लघु कथा, श्रीमती मधु जैन जी द्वारा लिखित थी। अब मैं उनकी दूसरी लघु कथा 31 तारीख पढ़ने जा रही हूँ। ये लो बहन प्रसाद। इतना सारा प्रसाद पंडित जी? इतना कहाँ, 2 केले 2 सेब ही तो हैं। वैसे भी तुम उपवास में प्रसाद के अलावा और कुछ नहीं लेती हो और पूरे दिन मंदिर में ही रहती हो। यहाँ मन लगा रहता है। एक बात बताइए सीता बहन, आप हमेशा 31 तारीख को ही व्रत क्यों रखती हैं? भगवत भजन के लिए क्या तिथि क्या वार सब बराबर, कोई न कोई तो खास बात होगी ही, बताइए ना बहन।
अरे पंडित जी, घर में दोनों बहुएं और बेटों के बीच आए दिन का झगड़ा और उनके बीच बढ़ती वैमनस्यता से परेशान मैंने एक कमरा अपने लिए बचाकर मकान का दोनों के बीच हिस्सा बांट कर दिया ताकि दोनों खुशी से रहें। पर एक शर्त भी रखी, 15 दिन एक और 15 दिन दूसरा मुझे भोजन देगा। फिर क्या नहीं माने? मान तो गए, पर मैं भूल गई थी कि कुछ महीनों में 31 दिन भी होते हैं। तो ये थी मधु जैन जी की लघु कथा। अभी मैं वरिष्ठ लघु कथाकारा शोभना श्याम जी की लघु कथा थोथा चना पढ़ने जा रही हूँ। एक तो यह शहर के सबसे बढ़िया भोजनालयों में से एक, ऊपर से अवकाश का दिन, पूरा भोजनालय खचाखच भरा हुआ है। यहाँ तक कि बाहर भी प्रतीक्षा करने वालों की भीड़ लगी है। द्वार के निकट एक काउंटर पर हर नए आने वाले व्यक्ति अथवा समूह के सदस्यों की संख्या नोट कर ली जाती है और फिर आने के क्रम तथा अंदर खाली हुई जगह के हिसाब से उन्हें अंदर भेजा जा रहा है। तभी एक पुरानी कार वहां आकर रुकी एवं उनमें से वह अपने परिवार के साथ उतरा और बाहर लगी भीड़ को चीरता सीधे भोजनालय के अंदर दाखिल होने लगा। द्वार पर खड़े कर्मचारी ने उसे रोककर विनम्रता से अपना नाम और सदस्यों की संख्या लिखवाकर प्रतीक्षा करने को कहा। इस पर वह भड़क गया और रोबदार आवाज में कड़क कर बोला, मुझसे प्रतीक्षा करवाओगे तुम? जानते हो मैं कौन हूँ? इससे पहले कि कर्मचारी कुछ कह पाता, पीछे से एक पुरुष स्वर उभरा, जी हाँ, जानते हैं, आप दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल हैं, शहर में लॉ एंड ऑर्डर के रक्षक। उसने हतप्रभ हो पीछे मुड़कर देखा। बोलने वाले व्यक्ति थे शहर के पुलिस उपायुक्त, जो अपने परिवार के साथ अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या बात। अगली लघु कथा है डॉक्टर निर्मला शर्मा की, जिसका शीर्षक है कागजी फौज। खेल के मैदान में उसने विकट परिश्रम कर अपने खेल को मजबूत बनाया। उसे स्वयं पर पूर्ण विश्वास था कि इस बार वह ओलंपिक में पदक लेकर ही आएगा, पर चयन के समय परिश्रम के आगे छल जीत गया। हर युग में छलबाजी मार ही जाता है, चाहे शकुनी का छल देखो, चाहे मैदान का आज। उसके परिश्रम को मात देकर उसके अन्य साथी द्वारा भारी मात्रा में जमा कराए गए सर्टिफिकेट्स ने उसकी योग्यता को हल्का कर दिया। कागजी फौज किला फतेह कर गई। उनकी अगली लघु कथा है सफलता। शर्मा जी के घर लोगों का जमघट लगा है। लोग शर्मा जी के भाग्य को सराहते हुए बधाई दे रहे हैं। आज दावत का आयोजन रखा गया है। खिलखिलाहट चारों ओर गूंज रही है। शर्मा जी के बच्चे का शिक्षक भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन हो गया है। वे निश्चिंत थे। सुनने में आया उन्होंने प्रतियोगी परीक्षा के समय अपना 2 बीघा खेत बेच दिया था। नौकरी तो हर हाल में लगनी ही थी। तो ये थी डॉक्टर निर्मला शर्मा जी की लघु कथा सफलता। बहुत सुंदर। अब मैं अपनी कुछ लघु कथाएं समृद्ध मंच के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी पहली लघु कथा का शीर्षक है बदलाव की बयार। नेहल और नक्षत्र का परिणय संस्कार देर रात संपन्न हुआ। तारों की छांव में नई दुल्हन अपने सगे संबंधियों के गले लग पिता का आंगन तक श्वशुर कुल की नई माटी से जुड़ने जा रही थी। विदाई की घड़ी में सभी की आंखें नम हो आईं। पंडित जी ने घोषणा की, चिरंजीव नक्षत्र के साथ 7 फेरों के बाद सौभाग्यवती नेहल आज से मन वचन कर्म से उसकी अर्धांगिनी है। सुख दुख रोग शोक हर हाल में अब वह पति का परछाई की तरह साथ निभाएगी। उसका घर ही अब नेहल का घर है। पिता की दहलीज अब नेहल बिटिया के लिए पराई हुई। पंडित जी, क्षमा चाहता हूँ, यहाँ एक संशोधन अपेक्षित है। नक्षत्र बेटे का घर आज से नेहल बेटी का हुआ, यह तो सही है, लेकिन आपने जो कहा पिता की चौखट नेहल के लिए आज से पराई हुई, इससे मैं कतई सहमत नहीं। मेरा घर आज भी नेहल के लिए उतना ही अपना है जितना कल था। वह इस घर की बेटी है और सदैव रहेगी। वह जितनी नक्षत्र बेटे के कुल की लक्ष्मी है, उतनी ही मेरे घर की पुत्री है। जो अधिकार मेरे घर में उसके भाई के हैं, उतने ही हक नेहल के भी हैं। न एक रत्ती कम, न एक रत्ती ज्यादा। पंडित जी, नया जमाना है। अब आप यूं कहिए, नेहल बेटी, पिता एवं ससुर कुल दोनों पक्षों की मान मर्यादा है, प्रतिष्ठा है। क्या बात, बहुत सुंदर संदेश।
मेरी दूसरी लघु कथा का शीर्षक है बस। सुनते हो जी, दामाद जी को व्यापार में जबरदस्त नुकसान हुआ है। 10 लाख की मांग कर रहे हैं। क्या 10 लाख? अबा जी का मुंह खुला का खुला रह गया। उफ, ये लोग सही नहीं निकले। पहले तो शादी में 21 लाख कैश ले लिया, अब फिर से 10 लाख की मांग। अभी हमें 2 बेटियों की शादी और करनी है। ना कर दीजिए साफ साफ। ना तो कर दूं, लेकिन इसका खामियाजा सोनल को भुगतना पड़ा फिर। अरे कुछ नहीं भुगतना पड़ेगा उसे, खुद मुख्तार है, किसी के रहमो करम पर नहीं पड़ी जी हमारी बिट्टो। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, फिर भी उसके भविष्य की सोचकर मन डरता है। नहीं नहीं, इस बार तो उनकी मांग पूरी कर देते हैं, अगली बार पैसे मांगे तो मना कर दूंगा। तभी मेहमान आ गए। समुचित आवाभगत के पश्चात सोनल के पिता ने जामाता से कहा, कुंवर जी, इस बार तो प्रोविडेंट फंड से उधार लेकर आपको रुपए दे रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे अपनी 2 बेटियों की शादी और करनी है, इसलिए भविष्य में मेरे लिए और रुपयों का इंतजाम करना मुश्किल हो जाएगा। लीजिए ये 10 लाख का चेक। पिता ने जमाई को चेक देने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी सोनल ने, जो उसी वक्त ऑफिस से लौटी थी, फुर्ती से कमरे में आकर पिता के हाथ से चेक को झपट कर लेते हुए उसे चिंदी चिंदी कर उड़ा दिया। फिर पति से बोली, बस बहुत हुआ। मेरे पापा आप लोगों को शादी में पहले ही बहुत कुछ दे चुके हैं, अब और नहीं। हाँ, आप चाहें तो मैं अपने ऑफिस से लोन लेकर आपके लिए पैसों का इंतजाम कर सकती हूँ। कारोबार के घाटे से उबरने की लड़ाई हम दोनों की है, इसमें आप पापा को ना ही घसीटे तो अच्छा होगा। सब अवाक उसका आत्मविश्वास से दीप चेहरा देखते रह गए। बहुत बढ़िया। मेरी अगली लघु कथा का शीर्षक है नई सोच। आज श्रद्धा के पिता की 13वीं थी। लंबी बीमारी के बाद उनका देहांत हुआ। घर भर में चहुं ओर शोक पसरा हुआ था। 13वीं के भोज के बाद घर के बड़े बेटे की पगड़ी बंधाई की रस्म शुरू होने वाली थी। श्रद्धा के घर का आंगन गलियारा नाते रिश्तेदारों से अटा पड़ा था। तभी पंडित जी ने उसकी दादी से कहा, धापो जी, दिवंगत आत्मा के बड़े बेटे को बुलाइए, जिससे उन्हें पगड़ी बांधी जा सके। पंडित जी, घर का बड़ा बेटा तो अपनी ही घर गृहस्थी में रमकर रह गया है। इस घर का असली बेटा मेरी पोती श्रद्धा है, जिसने पिता की बीमारी में नौकरी करके घर खर्च चलाया, छोटे भाई और बहन को पढ़ाया। श्रद्धा ने घर की सारी जिम्मेदारियां एक बेटे से बढ़कर निभाई हैं। मैं चाहती हूँ कि पगड़ी उसके बड़े भाई के साथ साथ उसे भी बंधे। माता जी, यह क्या कह रही हैं? रीत के मुताबिक पगड़ी तो सिर्फ और सिर्फ मृतक के बड़े बेटे के ही बनती है। बेटी की पगड़ी बंधाई तो आज तक मैंने न देखी न सुनी। यह शास्त्रों के विरुद्ध होगा यजमान। श्रद्धा किसी बेटे से रत्ती भर भी कमतर नहीं, वरन अच्छे अच्छे बेटों पर भारी पड़ेगी। इस घर की जिम्मेदारियों की सोचकर आज तक उसने शादी के लिए हामी नहीं भरी। पगड़ी हर हालत में उसे भी बंधेगी। पिता की पगड़ी की असली हकदार तो वही है। पंडित जी, यह मेरा अटल फैसला है, श्रद्धा की दादी ने लौह स्वरों में कहा। क्या बात। ये आपकी चौथी रचना थी ना? हाँ जी, ये तीसरी लघु कथाएं हैं। नहीं, ये चौथी है कि आपकी तीसरी पढ़ी? तीसरी। ठीक। मेरी अगली लघु कथा का शीर्षक है सूर्या। शीला जी आज बेहद शुद्ध थी। उनकी इकलौती बहू नैना ने आज ही एक गोल मटोल नीली आंखों वाली चांद सी बेटी को जन्म दिया था। बेटी ऑपरेशन से हुई, पर उसमें कुछ जटिलता आ जाने की वजह से डॉक्टर ने उनसे और उनके बेटे मोहित से कहा, भविष्य में दूसरा बच्चा नैना की जान को गंभीर खतरे में डाल सकता है, इसलिए मेरी सलाह है कि उसकी नसबंदी अभी करवा दी जाए। बस तभी से शीला जी की आंखें गंगा जमुना हो रही थी। उन्होंने बेटे से कहा, खतरा ही तो बताया है डॉक्टर ने, हो सकता है वक्त के साथ सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। बेटा, तेरे हाथ जोड़ती हूँ, बहू की नसबंदी अभी मत करवा। समझा कर, बेटे के बिना मोक्ष नहीं मिलता। बेटी तो पराए घर चली जाएगी, तू मेरा इकलौता है, हमारा वंश खत्म हो जाएगा। माँ, फिजूल में टेंशन मत करिए, नैना का ऑपरेशन जरूर होगा। उसकी जान खतरे में डालकर बेटे का मुंह देखने की मेरी कोई तमन्ना नहीं है। आज लड़कियां अंतरिक्ष में पहुंच गई हैं और आपकी सुई बेटे पर अटकी हुई है। मोहित ने बेहद ममता से बेटी की नन्ही हथेली को चूमते हुए कहा, फिर बुदबुदाया, ये मेरी सूर्या है, सूरज की तरह अकेली, अपने उजास से हम सब की जिंदगी रोशन कर देगी मेरी लाडली।
मेरी अगली लघु कथा का शीर्षक है धता बताइए उन्हें। स्वागत, पढ़ा जाए। सरकारी अफसर माणिक जी अपनी बेटी के रिश्ते के लिए टॉप बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत एक लड़के के पिता से अभी मिलकर आ रहे थे। उनके शब्द मधुमक्खी की मानिंद उन्हें अनवरत डंक मार रहे थे। आपकी बिटिया हमें पसंद है, बस बेटे के रुतबे के मुताबिक 5 स्टार हॉस्टल में शादी का रिसेप्शन और 200 बारातियों के ठहरने का इंतजाम कर दीजिएगा। हाँ, तिलक में हमें 21 लाख कैश चाहिए। अगर मंजूर हो तो बात पक्की। यह सुन माणिक जी के अंतःस्थल में अथाह हताशा का सागर ठाठे मारने लगा। तो यह रिश्ता भी पैसों की वजह से हाथ से गया समझो। कहाँ से लाए वह इतनी बड़ी रकम। बेटी स्निग्धा को टॉप रैंकिंग कॉलेज से एमबीए करवाने में प्रोविडेंट फंड का आधे से अधिक पैसा खर्च हो गया था। न जाने कितनी जगह बेटी की शादी की बात चला चुके थे, पर हर जगह बात दान दहेज पर आकर खत्म हो जाती। एमबीए कर वह एक स्टार्टअप चला रही थी, परंतु अभी तक उसका खर्च ही नहीं निकल पा रहा था। अवश घबराहट से माणिक जी का सारा बदन पसीने से तरबतर हो उठा। वह लड़खड़ाते हुए निढाल कुर्सी पर बैठ गए। मनोमस्तिष्क में ऊहापोह शुरू हो गई। क्या वाकई में रिश्वत नहीं लेना मेरी भूल थी? क्या ताजिंदगी ईमानदारी से रहना गलत था? तभी बेटी घर में घुसी और खुशी से चहकी, पापा, यह रहा मेरे पहले ऑर्डर का ईमेल। पूरे 3 लाख का ऑर्डर मिला है मुझे। यह तो अभी शुरुआत है, देखते जाइए अभी कितने और ऑर्डर आते हैं। अनायास उसकी नजर पिता के जर्द चेहरे पर पड़ी। क्या हुआ पापा, आज फिर लड़के वालों ने भारी भरकम मांग रख दी? अरे धता बताइए उन्हें। याद रखिए, मैं ना आज न कल किसी दहेज के भूखे भिखारी से शादी करने वाली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नहीं। बहुत मेरी अगली लघु कथा का शीर्षक है देर आयत दुरुस्त आयत। साहब, पीएफ से रुपया चाहिए। बेटी की इंजीनियरिंग की फाइनल सेमेस्टर की फीस भरनी है। अरे रामू, तुम इतनी बार पीएफ से रुपया ले चुके हो, आखिर उसकी शादी भी करनी है या नहीं? तुम्हारे अकाउंट में तो बहुत कम रुपए बचे हैं। साहब, बस यह आखिरी बार कर्ज ले रहा हूँ। अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो मेरी जिम्मेदारी खत्म। क्या कह रहे हो? बिना कन्यादान के चैन की सांस ले पाओगे तुम? आज जैसा माहौल है उसमें कोई ऊंच नीच हो गई तो? पराई अमानत जितनी जल्दी अपने घर की हो उतना अच्छा। साहब, अभी 1-2 जगह उसकी बात चलाई थी, लेकिन हर जगह दान दहेज पर आकर बात अटक गई। दहेज की लालचियों में तो मैं उसका रिश्ता न आज करूं न कल। मेरी बिटिया सुंदर है, गुणी है, कमाऊ भी बन जाएगी देर सवेर। कहीं ना कहीं उसका गठजोड़ हो ही जाएगा। ईश्वर ने अभी तक लाद रखी है तो आगे भी रखेगा। एक चपरासी के मुंह से इतनी गूढ़ बातें सुनकर बड़े साहब के मन में खलबली मच गई। वह इतने उच्च शिक्षित खानदानी रईस थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को जमाने की हवा तक नहीं लगने दी थी। उसकी इंटीरियर डिजाइनिंग करने की दिली ख्वाहिश को कितनी बेरहमी से कुचल दिया था। मात्र बीए करवाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ ली। उससे यही कहते रहे, ये शौक अपने घर जाकर पूरे करना। रामू के ऑफिस से बाहर जाते ही उन्होंने फोन घुमा दिया लड़के वालों को, जो आज ही उनकी बेटी को देखने आने वाले थे। शर्मा जी, मेरी बेटी को अभी आगे और पढ़ना है। अभी फिलहाल हमारा उसकी शादी करने का कोई इरादा नहीं। मेरी अगली लघु कथा का शीर्षक है कश्ती और किनारा। संध्या का धुंधलका छाने लगा। गांव की चौपाल लोगों की आवाजाही से गुलजार होने लगी। चलूं, मैं भी वहीं चलूं, शायद वहां मेरी कोई उलझन सुलझा दे, हरिहर जी ने मन ही मन सोचा। चौपाल में उन्होंने अपनी दुविधा संगी साथियों के सामने रखते हुए कहा, बड़े पशोपेश में हूं इन दिनों। वैदेही आज 17 बरस की हो गई है, लेकिन अभी शादी नहीं करना चाहती। कहती है कि 12वीं के बाद डॉक्टरी पढ़ेगी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे सोचना क्या है, कोई अच्छा वर देखकर जबरदस्ती गठजोड़ करवा दो। अब ये छोरियां हमें सिखाएंगी कि हमें क्या करना है, एक बुजुर्ग बोले। हाँ हाँ, बिल्कुल सच कहा। जरा डांट डपट कर पढ़ाई से पीछा छुड़वा दो। उस पर भी न माने तो एक आध थप्पड़ जड़ने में भी कोई हर्ज नहीं। बेटियां तो जितनी जल्दी अपने घर बार की हो जाएं उतना अच्छा। सभी ने एक मत से उनकी बात का समर्थन किया कि तभी गांव के स्कूल के हेडमास्टर बाबू बोले, बुरा न मानो तो एक बात कहूं? हाँ हाँ, बिल्कुल कहो हेडमास्टर बाबू। अगर आपकी पोती डॉक्टर बनकर बीमारों की सेवा करना चाहती है तो इसमें हर्ज ही क्या है?
अभी कच्ची उम्र में शादी कर दोगे और कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो, पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई तो जिंदगी संवर जाएगी। हर मुश्किल का सामना अपने दम पर कर लेगी लड़की। जिंदगी कोई मजाक नहीं, कदम कदम पर लड़ाई लड़नी पड़ती है। तभी सबने देखा गांव के हरपाल की विधवा, जो पति और दोनों बेटों की एक साथ हुई मौत के सदमे से पागल हो गई थी, गांव के लड़कों के पीछे भाग रही थी, उन्हें गालियां बकते हुए और पत्थर मारते हुए। उनकी सोच की कश्ती को किनारा मिल गया। एक उच्छ्वास लेते हुए वह बोले, चलो वैदेही से कहूं कि डॉक्टरी की प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू कर दे। बहुत सुंदर। मेरी अगली लघु कथा का शीर्षक है बोली अरमानों की। एक खासे लंबे लव अफेयर के बाद डॉक्टर सुहास और डॉक्टर चकोरी के सगाई समारोह में पंडित जी दोनों को पूजा के लिए बुला ही रहे थे। तभी वर के पिता ने वधू के पिता से कहा, समधी जी, आज मिलनी में हमारे पक्ष के रिश्तेदारों को एक एक सोने की गिन्नी का इंतजाम तो है ना? उस दिन मैंने आपसे इस बात का जिक्र भी किया था। जवाब में चकोरी के पिता ने सकुचाते हकलाते कातर स्वरों में कहा, आपने स्पष्ट तो मुझसे यह नहीं कहा। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, मैं एक ईमानदार सरकारी अफसर हूँ। बिटिया को दहेज में ऊंचे आदर्शों, संस्कारों और जीवन मूल्यों की थाती के अतिरिक्त कुछ और नहीं दे पाऊंगा। समधी का जवाब सुनकर सुहास के पिता की भ्रुकुटी तन गई। क्रुद्ध हो वह बोले, हमारे जैसे खानदानी लोगों से रिश्ता जोड़ना है तो तनिक अंटी तो ढीली करनी ही पड़ेगी, वरना मेरे हीरे से बेटे को रिश्तों की कमी नहीं। उधर पिता को बेहद दीन भाव से भावी ससुर के सामने हाथ जोड़े गिड़गिड़ाते देख चकोरी को किसी गड़बड़ी का आभास हुआ। वह दौड़ कर पिता के पास आ गई। ससुर की मांग सुनकर वह क्षण भर को जड़वत खड़ी रह गई, फिर उल्टे पांव सुहास की तरफ बढ़ गई। उसे यकीन था वह इस गतिरोध का निश्चय ही कोई तोड़ दे देगा। उसने उसे सब कुछ बता दिया। अरे यार, क्या तूफान आ गया? गिन्नियां देने की ही तो कह रहे हैं, कोई हवाई जहाज तो नहीं मांग रहे। चलो चलो, बड़ों को ही इन बातों से निपटने दो। आखिर बच्चों की शादी में हर माँ बाप के कुछ अरमान होते हैं। यह सुन चकोरी के पांव तले से जैसे जमीन खिसक गई। उसके साथ बिताए हुए मधुर पल एक एक कर उसके मानस पटल पर जीवंत होने लगे। उससे अलग होने की कल्पना मात्र से ही वह असीम वेदना से थरथरा उठी। पर दूसरे ही क्षण उसके लॉजिकल सेंस ने उसे चेताया, जो लड़का शादी से पहले ही तेरा साथ देने को मुकर रहा है, वह शादी के बाद तेरा कितना साथ देगा। और अगले ही पल उसने अपना निर्णायक फैसला सुना दिया। डॉक्टर सुहास, मेरे पापा का भी अरमान था, कुछ भी हो जाए वह अपना दामाद दहेज के बाजार में मोल भाव कर कतई नहीं खरीदेंगे। मेरी भी यही राय है। तो डॉक्टर साहब, गुड बाय, अपनी बोली कहीं और लगवाइएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समय तो लगता हो गया ना, 20 मिनट का था। जी, 5 सेकंड समय बचा है। पढ़ूं एक और? 5 सेकंड में लोग कथा तो नहीं हो पाएगा। अब नहीं हो पाएगा। मैडम, बहुत सुंदर, आपका समय समाप्त हुआ। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अब मैं आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम से आग्रह करता हूं, कृपया रेणु गुप्ता मैडम की प्रस्तुति पर वार प्रदान करें। आज तो बहुत ही अलग ढंग का खेल हुआ, क्योंकि ज्यादा लोग गजल और कविताएं बोलते हैं। तो और लघु कथा ऐसी विधा है कि उसमें आपको ध्यान हो 1 सेकंड के लिए भी भटका तो आप समझ नहीं पाते हैं कि लघु कथा क्या कहना चाहता है। इसकी सबसे बड़ी बात होती है। तो मैंने एक आध तो जरूर मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी कि मेरे दिमाग से उसका वो नहीं हुआ, लेकिन चूंकि ये खेल का नियम बहुत अच्छी तरह से समझ रही हैं, इसलिए मैं जान रही हूँ कि इनकी लघु कथाएं वार कर रही थी और इनका वाचन भी बहुत ही स्पष्ट था। और जो इन्होंने मधुजन की 2 लघु कथाएं तो खैर बहुत ही अच्छी लगी मुझे, कुत्ता वाला और 31 तारीख वाली। तो इनका चुनाव भी बहुत अच्छा था और इनका बोलने की शैली, उच्चारण मेरे हिसाब से तो कहीं से कुछ गड़बड़ी नजर नहीं आई। इसीलिए मैं पुष्प 5 दिया है मैंने, और 8 वार और 3 इनको प्रस्तुति में दिया मैंने। जी, 21 वार प्रदान किया गया ऋचा वर्मा मैडम द्वारा। बहुत आभार मैडम।
अब मैं आदरणीय सिद्धेश्वर सर से आग्रह करता हूं, कृपया रेणु गुप्ता मैडम को वार प्रदान करें। धन्यवाद। रेणु जी का पूरा नाम क्या हुआ? रेणु गुप्ता जी हैं कि रेणु गुप्ता सर। रेणु गुप्ता। हाँ, आप सब परिचित भी, हम लगता है कि आपको हम अपने मंच पर भी कभी देखे हैं। जी सर, आई हुई बहुत बार आई हुई, मुझे याद पड़ गई। और निश्चित तौर पर आप एक लघु कथा के सशक्त हस्ताक्षर है, मैंने आप पढ़ा भी है। और यहाँ भी आपने जो प्रस्तुति दिया है, ऋचा वर्मा ने ठीक कहा कि आज का माहौल, अब आज का यह जो खेल हुआ है, यह अब तक जितने भी खेल अभी तक खेले गए हैं उस परंपरा से थोड़ी हट कर, और मैं चाहता था कि इस तरह की प्रस्तुतियां हो। कविता पाठ तो हमेशा, कविता में तो बहुत सारी अधकचरी कविताएं आ रही थी, जानते हैं कि आजकल कविताएं कैसे लिखी जा रही। लघु कथाएं भी आज ऐसे नहीं कि लघु कथाओं की भीड़ में भी बहुत सारी ऐसी लघु कथाएं लिखी जा रही है जो लघु कथा के पैमाने पर खड़ी नहीं उतरती। मुझे खुशी है कि आज रेणु गुप्ता जी ने जितनी भी लघु कथाएं पढ़ी, सब के सब लघु कथा के पैमाने पर बिल्कुल खड़ी उतर रही है। एक भी लघु कथा को मैं काटने की कोशिश कर रहा था कि शायद कहीं लघु कथा का कहीं पर कोई दोष निकल जाए, लेकिन मुझे कहीं पर दोष नजर फिलहाल तो नजर नहीं आई। और हमें बहुत प्रसन्नता की बात है कि रेणु गुप्ता लघु कथा की एक सशक्त हस्ताक्षर बनती जा रही है। और उन्होंने जितनी भी लघु कथाएं प्रस्तुत किया है, उन सभी लघु कथा में यह भी देख रहा था, जैसा कि नियम है इस मंच का, इस प्रतियोगिता का, कि सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ हो। तो कविताओं में तो मैंने बहुत देखा कि बहुत सारे लोग प्रेरणादायक कविताएं पढ़ते थे, वो या देशभक्ति कविताएं पढ़ देते थे, नंबर काटने का मौका मिल जाता था। लेकिन रेणु गुप्ता जी ने जितनी भी लोक कथाएं पढ़ी, सारी की सारी लोक कथाएं सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ एक जिहाद बनकर खड़ी दिखी। कहीं से भी मुझे नहीं लगा सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ। मुझे लगता है कि लोगों को समझना चाहिए कि लोक कथा आज सबसे सशक्त हथियार के रूप में हमारे सामने आई है। यह विधा और कविता से ज्यादा वह धारदार माने कि वह प्रभाव कर रही है सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ में। खासकर आज दहेज जितनी विसंगतियों, दहेज जितना हम आवाज उठाते उतनी ही दहेज बढ़ती जा रही है। यह अफसोस की बात है, लेकिन हम रचनाकारों का तो काम है दिशा निर्देश देना और सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार करना। उसे हम कहाँ तक ग्रहण करते हैं ये तो अलग बात है। लेकिन रेणु गुप्ता जी ने लोक कथा पर तो बहुत सारी लोक कथाएं दहेज के खिलाफ लिखी जा रही है, प्रहार की जा रही है। लेकिन आपकी दृष्टि बिल्कुल नई तरह की मौलिक दृष्टि हम कह सकते हैं कि आपने दहेज के खिलाफ एक नारी को जो आवाज उठानी चाहिए। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई परिवार के माँ बाप या कोई लड़का इसके खिलाफ कोई आवाज इतनी जोर से उठा सकेगी जितने कि आपने अपने पात्र के माध्यम से, आपके जो नारी पात्र है वह जितना मुखर होकर सामने आई है, वह सचमुच उत्साहवर्धक है, प्रेरणादायक है। और लोक कथाकारों के लिए भी यह प्रेरणादायक है कि किस तरह के विषय तो एक ही घूर घूर के आता है। ऐसा नहीं कि पूरे देश में एक ही विषय पर बहुत सारी चीजें लिखी जा रही है, लेकिन दृष्टि और प्रस्तुति यदि नया हो तो सुनने में भी अच्छा लगता है। आपकी सारी लोग एक मिनट भी, जैसा कि ऋचा वर्मा ने भी कहा कि कविता में तो आदमी थोड़ा सा इधर उधर झाँक देता है, और मैं आज अचानक यहाँ बुलाया गया, इसके बावजूद मुझे एक मिनट भी इधर उधर सोचने का मौका, अवसर नहीं मिला। यह इसलिए कि आपकी लोक कथा इतनी दमदार थी, इसलिए हम आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए, आपने जितनी भी लोक कथाएं पढ़ी है तो उसमें हम एक भी नंबर आज शायद नहीं काट पा रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ काट लेते थे। आपको हम 8 बार दे रहे हैं। और दूसरे की रचनाएं भी आपने बहुत ही बेहतरीन चयन किया है। आपके चयन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे की रचनाओं का चयन को प्रस्तुत करना तो बहुत आसान काम होता है, कहीं से भी आदमी उठा लेता है। इस प्रतियोगिता में यह खासियत है कि वह यह भी प्रेरित करता है कि रचनाकार किस तरह की रचनाएं पढ़ता है, किस तरह की आप चयन करते हैं। आपने चयन के आधार पर भी अपनी श्रेष्ठता का परिचय दिया है। आपने सामाजिक विसंगतियों से जूझती हुई लोक कथाओं का ही चयन किया है, और अच्छी लोक कथाएं, वह भी कहीं से दोषपूर्ण नहीं थी। इसलिए मैं दूसरे की रचनाओं पर भी 5 पुष्प दे रहा हूँ। हाँ, प्रस्तुति में मैं आपको प्रस्तुति भी बहुत अच्छी रही, कहीं से भी बोरियत महसूस नहीं हो रही थी, और लग रहे थे कि लोक कथा का वाचन किस तरह करना चाहिए यह रेणु गुप्ता से सीखी जा सकती है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और आपको इस अपनी प्रस्तुति पर मैं जो दिया जाता है दिमाग से, वह मैं 4 दे रहा हूँ। धन्यवाद आप सभी को
कि इतनी बढ़िया कार्यक्रम के लिए पुष्परंजन जी ने अचानक बुलाया, लेकिन मुझे लग रहा था कि मुझे शायद कविताओं से ही फिर जूझना पड़ेगा। और लेकिन अब तक जितनी प्रस्तुतियां हुई, इस प्रस्तुतियों में आज की प्रस्तुति मुझे लगता है कि श्रेष्ठ रही। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सर। बहुत सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने स्त्री विमर्श पर बहुत सारी बातें की, बाल विवाह पर बात तो बहुत की, सारी बातें हो पढ़ाई रही है, लेकिन लिखाई पर बात की, आप बिल्कुल नए तरीका से प्रस्तुत है। ये सब बेटा बेटी की बराबरी की बात की, दहेज से दब जाना, दहेज से मात खा जाना, या दहेज से कुछ और बातें, कई तरह की बातें चलती रही, लेकिन आपने बहुत तरह की बात की। और यही आज उपाय मात्र रह गया है, यही विकल्प रह गया है दहेज के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाने का। धन्यवाद आपका। बहुत आभार सर, सिद्धेश्वर सर। आप द्वारा 22 बार प्रदान किया गया रेणु गुप्ता मैडम को। आज की प्रस्तुति में रेणु गुप्ता मैडम द्वारा कुल 43 बार अर्जित किए गए। बहुत शुभकामना, बहुत बधाई।